हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सीटेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं शैक्षिक मूल्यांकन का जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसका पार्ट 2। दोस्तों, शैक्षिक मूल्यांकन का जो पार्ट 1 है दोस्तों आपका, जिसमें हमने 70 प्रश्न डिस्कस किए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर। तो दोस्तों इसमें आपको हम 70 और जो है प्रश्न डिस्कस करेंगे। आपके देखिए, यह जो प्रश्न है यह शैक्षिक मूल्यांकन के प्रश्न है और दोस्तों परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। सभी प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं पार्ट 2 शैक्षिक मूल्यांकन। यदि आप पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसकी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो दोस्तों वहाँ से आप वहाँ पे देख सकते हैं। जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें सभी मिक्सचर हमने करके डाला है कि जो उसी में हमने सामाजिक अध्ययन एवं समावेश शिक्षा, शैक्षिक मूल्यांकन, सभी के प्रश्न हमने एक ही प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। तो दोस्तों उस प्ले लिस्ट में जाके आप बाकी की वीडियो को भी देख सकेंगे। सभी वीडियो दोस्तों हमने एकत्रित कर दी हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। चलिए देखते हैं दोस्तों हम शैक्षिक मूल्यांकन का पार्ट 2। देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अगर बात की जाए दोस्तों शाब्दिक, तो शाब्दिक क्या होता है आप खुद समझ सकते हैं। शाब्दिक वह होता है दोस्तों जो शब्दों के द्वारा हो, यानी दोस्तों मान लीजिए अशाब्दिक, अशाब्दिक तो वह भी हो सकता है कि आप इशारे से पूछें, यानी कोई बोल नहीं सकता है तो वह अशाब्दिक हो जाएगा। शाब्दिक का मतलब है कि वाणी द्वारा या भाषा द्वारा दोस्तों प्रश्न किए जाएं, उसी को हम शाब्दिक कहेंगे। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा होगा, आर्मी अल्फा परीक्षण जो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा। इसी के क्रम में देखिए अगला प्रश्न है कि थार्नडाइक ने निम्नलिखित में से किस बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो दोस्तों थार्नडाइक के देखिए थार्नडाइक कौन है आपको पता होगा, जिन्होंने जो है बिल्ली पर परीक्षण किया था। तो दोस्तों वही थार्नडाइक है। तो उन्होंने कौन सा जो है बुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो दोस्तों वह है आपका बहुबुद्धि कारक सिद्धांत। अगर बात करी जाए तो बहुबुद्धि जो कारक सिद्धांत है वह थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अब इस अगले प्रश्न के लिए आपको जो है जो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है उसको आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको याद नहीं है तो दोस्तों इसका आप जो है हल आंसर नहीं निकाल पाएंगे। देखिए प्रश्न है कि एक बालक 10 वर्ष का है और 12 वर्ष की मानसिक आयु रखता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो दोस्तों आपको मैंने क्या सूत्र बताया था कि पहले होगा आपका IQ बराबर, फिर होगा आपका दोस्तों देखिए IQ बराबर मानसिक आयु, आपका होगा यहाँ पे मानसिक आयु और बटे दोस्तों होगा वास्तविक आयु। तो दोस्तों इसमें आपको कैसे करना पड़ेगा, और दोस्तों यहाँ पे गुणे में होते हैं 100। तो देखिए वहाँ पे दिया गया है कि उसकी जो 10 वर्ष का लड़का है, तो 10 वर्ष का है तो वास्तविक आयु कितनी हुई, 10 जो है वास्तविक आयु हुई 10 वर्ष, मानसिक आयु हुई 12 वर्ष। तो मानसिक आयु कितना है 12 वर्ष और वास्तविक आयु है 10 वर्ष, बटे में सॉरी गुणे में कितना है दोस्तों 100। तो यहाँ हम 100 ले लेंगे। IQ आपका IQ यहाँ पर रहेगा। इस प्रकार से दोस्तों जब इसको आप काटेंगे तो देखिए एक जीरो से आप एक जीरो को काट देंगे, फिर दोस्तों आप 12 का गुणा करेंगे 10 में तो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120। इस प्रकार से आप इसकी जो है मानसिक आयु निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए 120 होगा, तो दोस्तों इसमें देखिए 120 यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसी के क्रम में हम देखेंगे अगला प्रश्न, मानसिक अभियोग्यता का मापन होता है। तो दोस्तों किस प्रकार होता है, सापेक्ष मान के द्वारा मानसिक अभियोग्यता का मापन होता है। अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है कि 90 तथा 100 के बीच बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति किस बौद्धिक स्तर के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो देखिए कहीं पे आपको देखने को मिलेगा 90 से 100 और दोस्तों कहीं पे आपको मिलेगा 90 से 110। इस प्रकार से दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको जो भी ऑप्शन आपका उसमें होगा तो आपको वही जो है चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ सामान्य बुद्धि के बारे में बता रहा हूँ कि जो सामान्य बुद्धि है उसके लिए है दोनों प्रकार की आपसे पूछ सकता है। तो आपको अपने जो है इतना जो है अपनी तर्क शक्ति के हिसाब से जो है अपना आंसर देना है। अगला प्रश्न है कि विनय साइमन एवं टर्मिन द्वारा निर्मित बुद्धि परीक्षण निम्न में से किस श्रेणी में आता है। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, इनका मतलब क्या है कि विनय और टर्मन द्वारा निर्मित जो बुद्धि परीक्षण है निम्न में से किस श्रेणी में आएगा। तो दोस्तों यह जो उन्होंने जो व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षण होते हैं उसी के लिए जो उन्होंने निर्माण किया था बुद्धि परीक्षण का। अब देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व परख जो है प्रशिक्षेपी परीक्षण नहीं है, यानी दोस्तों जो व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं कर सकता ऐसा कौन सा है।
तो दोस्तों देखिए TAT आपको पता होगा व्यक्तित्व का मापन करता है, और रोड्स और इंक ब्लड टेस्ट और शब्द साक्षात्कार परीक्षण, यह जो है व्यक्तित्व के मापन के परीक्षण है। परंतु दोस्तों आपका केटल का 16 PF आपका जो है व्यक्तिगत परीक्षण नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है। अगर बात की जाए वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष, तो इसमें आपका दोस्तों उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना, क्योंकि वस्तुनिष्ठ है दोस्तों तो उसमें जो है अनुमान लगाने की संभावना नहीं हो सकता है, यह आपका दोष पाया जाएगा। इस प्रकार से देखिए आपका जो है पर्याप्त नमूनाकरण, अंकन में सुविधा और विश्वसनीयता, यह जो है होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, देखिए मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसने दी है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यह पर देखिए आपका पूछा भी गया है। यह जो है क्रॉनबेक की यह परिभाषा है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए इनका मतलब क्या है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है। अब मूल्यांकन क्या होता है आपको बता चुके हैं दोस्तों। मूल्यांकन आपका सतत मूल्यांकन होता है, व्यापक मूल्यांकन होता है। तो दोस्तों दोनों प्रकार के मूल्यांकन जो सतत और व्यापक है, दोनों ही मूल्यांकन कहलाते हैं। तो दोस्तों मूल्यांकन का मतलब यही होता है कि आपका परीक्षण करना, आपकी तर्क शक्ति, आप में जो आपने सीखा है उसका पता लगाना, उसी को दोस्तों हम मूल्यांकन कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के रूप में आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं इसी के लिए होती हैं कि आपका मूल्यांकन किया जा सके। जो आपने कक्षाएं पढ़ा है वह कितना सीखा है आपने, उसी का मूल्यांकन करने हेतु हम जो परीक्षाएं कराते हैं उसी को हम मूल्यांकन कहेंगे। तो दोस्तों यह परिभाषा क्रॉनबेक की है। हम देखेंगे दोस्तों इसी के क्रम में अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि मापन होता है, यानी मापन कैसा होता है, गुणात्मक होता है या फिर मात्रात्मक या तुलनात्मक। तो दोस्तों अगर मापन की बात की जाए तो मापन आपका मात्रात्मक ही होगा। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, कैसे किया जाता है। देखिए अगर बात की जाए सतत मूल्यांकन के द्वारा, तो दोस्तों व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन सतत मूल्यांकन के द्वारा नहीं हो सकता है। क्योंकि सतत मूल्यांकन का है मतलब जैसे आपका 50 नंबर का पेपर हुआ है, उसमें से आप जो भी नंबर पाए हैं वही जो है आपका सतत मूल्यांकन कहलाएगा, जो कि हम अंकों में प्रदर्शित करते हैं। परंतु दोस्तों व्यापक एक ऐसा मूल्यांकन है जिसमें जो है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो दोस्तों व्यापक मूल्यांकन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। तो दोस्तों देखिए संज्ञानात्मक पक्ष की अगर बात की जाए, अब संज्ञान को समझ सकते हैं। संज्ञान क्या होता है दोस्तों, ज्ञान से संबंधित कि बोध होना चाहिए, अनुप्रयोग का संबंध ज्ञान संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। अगला प्रश्न है कि सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन जिसकी हमने बात की थी क्या कहलाता है। तो दोस्तों वह वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है, जो कि हम बता चुके हैं आपको। फिर देखिए प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। तो प्रायोगिक मूल्यांकन कैसा होता है दोस्तों, विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में जो है इसका प्रयोग हम करते हैं, जिसको हम प्रयोग करके बच्चों को सिखाते हैं, उसी को दोस्तों हम प्रायोगिक मूल्यांकन करते हैं। देखिए उनसे हम कोई भी जो है मॉडल बनवा सकते हैं या जो है प्रैक्टिकल करा सकते हैं। वह जैसा ही कार्य करेगा दोस्तों, उसको हम उसी के अनुसार जो है उसका मूल्यांकन करेंगे, उसी को हम प्रायोगिक मूल्यांकन बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। देखिए आप इसको ध्यान रखिए, अगर जहां नहीं पूछा जाए उस पर आप विशेष ध्यान दिया करिए, क्योंकि आप कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता है, जल्दी में आप जो है वो एक ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो दोस्तों 3 तो सही होंगे परंतु एक गलत होगा, और 3 में से आप किसी एक को देख लेंगे, उस पर जो है निशान सही करके और आगे का प्रश्न करेंगे तो वह गलत हो जाएगा। इसलिए आपको नहीं पे विशेष ध्यान देना है। अब देखिए नहीं है पूछा है तो दोस्तों आपको पता है उत्तम परीक्षण क्या होता है, जिसमें वैधता का होना बहुत ही अनिवार्य है, विश्वसनीयता का होना बहुत ही अनिवार्य है, वस्तुनिष्ठता का होना बहुत ही अनिवार्य है। परंतु दोस्तों कठोरता तो कहीं है ही नहीं। देखिए कठोरता को ना तो एनसीएफ मानता है और ना ही दोस्तों आपकी जो है जो शिक्षा प्रणाली है वह भी मानती है। इसको कठोरता कभी हो ही नहीं सकती। दंड, कठोरता यह नेगेटिव वर्ड होते हैं, जहाँ भी आपको मिले इसको गलत मान लीजिए। अगर आपका देखिए यहाँ पे नहीं पूछा जाए तो यदि किसी भी प्रश्न में नहीं है तो उसका उत्तर भी नेगेटिव होगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, यानी छात्रों के जो प्रारंभिक ज्ञान, देखिए प्रश्न को समझिए, प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मौखिक मूल्यांकन द्वारा, यदि कि प्रारंभिक ज्ञान है आप उसका पता लगाएंगे कि जो यदि कि कोई भी एडमिशन आपके पास आया तो दोस्तों उसको पता लगाना है कि इसके अंदर कितना जो है ज्ञान है। तो दोस्तों उसका आप कैसे लगाएंगे, आप मौखिक ही लगाएंगे, कुछ उससे प्रश्न करेंगे, वह आपको उत्तर देगा। तो दोस्तों वह मौखिक मूल्यांकन ही कहलाता है। अगला प्रश्न है कि छात्रों की रुचियों, देखिए रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष क्या कहलाता है। तो दोस्तों जिसमें देखिए रुचि आ जाए, संवेग आ जाए,
और मनोवृत्ति मतलब मनोवृत्ति आ जाए, यानी दोस्तों इंटरेस्ट क्या है आपका, पैशन, और देखिए रुचि, उसमें आपका भावनात्मक पक्ष आएगा, क्योंकि दोस्तों भावनात्मक से ही संबंधित है इन सबका। पर देखिए आपका यह प्रश्न पूछा भी गया है 2016 में। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि छात्रों की त्रुटियां, देखिए इस पर आप विशेष ध्यान रखिए, मैं इसके बारे में बताता हूँ। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, अगर बात की जाए त्रुटियों को ढूंढने वाला, अगर बात की जाए कि उनको, देखिए यहाँ पे आप दो शब्द देख रहे होंगे कि दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण आपका क्या कहलाएगा, उपचारात्मक। यानी दोस्तों जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उपचार कराते हैं, और देखिए अगर आप उसका पता लगाना चाहते हैं, यानी दोस्तों जो आप यहाँ देख रहे होंगे त्रुटियाँ, त्रुटियों का आप दूर नहीं करना है, आपको सिर्फ पता लगाना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, निदानात्मक शिक्षण। इस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। यदि हम किसी भी छात्र की कमजोरी का पता लगाते हैं कि किस विषय में कमजोर है, उसको हम निदानात्मक कहेंगे, परंतु उसको हम दूर कर देते हैं, उसको हम वही सिखा देते हैं जो उसको नहीं आता है, उसको हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर हमें इलाज करता है और जो हमें दोष होता है वह दूर हो जाता है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, बचाव, निदान व उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है। तो देखिए अगर बात की जाए इन कथनों की, तो कथनों को विशेष ध्यान रखिए, कथन आपसे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यह है, देखिए रॉस का कथन है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है। देखिए समस्या के कारणों को जानने व समाधान के लिए किया जाने वाला शोध क्या कहलाएगा। तो दोस्तों है क्रियात्मक शोध कहलाएगा। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं, तो कितने होते हैं दोस्तों, 4 पक्ष होते हैं। किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम सीखते हैं तो उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी होती है, यह निर्णय क्या कहलाता है। तो यह निर्णय आपका क्या कहलाएगा, मूल्यांकन ही कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यापक मूल्यांकन का आशय क्या होता है। देखिए मैं बता चुका हूँ आपको, मूल्यांकन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो होता है दोस्तों सतत मूल्यांकन होता है, एक होता है व्यापक मूल्यांकन। तो देखिए सतत मूल्यांकन आपका क्या होता है कि सतत मूल्यांकन में आपको जो है अंक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि आप उसको आपके पूर्णांक, जैसे कि पूर्णांक है आपका, पूर्णांक में से जो भी आप नंबर देते हैं यही आपका सतत होगा। परंतु व्यापक मूल्यांकन दोस्तों, जैसे व्यापक मूल्यांकन में आपका देखिए तर्क शक्ति और दोस्तों आपके व्यक्तित्व से संबंधित, बुद्धि से संबंधित, रुचि से संबंधित, अभिव्यक्तियों से संबंधित सभी, यानी कि पूरे व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाएगा, वही आपका व्यापक मूल्यांकन होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मूल्यांकन को कितने भागों में आप बांट सकते हैं दोस्तों, 4 भागों में आप बांट सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। शब्दों को पकड़ना सीखिए। देखिए आप इसमें मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष पूछा है, तो संज्ञानात्मक क्या है दोस्तों, समझ आपका संज्ञानात्मक में आएगा। संज्ञानात्मक होता है आपके ज्ञान से संबंधित, यानी आदतें आपका आदर्श और मूल्य, ये है ज्ञान से कोई इसका संबंध नहीं है, परंतु समझ आपके तर्क शक्ति से संबंध है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है। अगर भावात्मक पक्ष से की जाए तो देखिए सूचनाओं का आपके भावात्मक पक्ष से कोई मतलब है नहीं, और दोस्तों तथ्यों व व्यवहारों का प्रयोग, तथ्यों के विश्लेषण, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो भावात्मक है, देखिए रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, आपके संवेग, आपके जो इंटरेस्ट, सभी कुछ जो है आपका किस में आएगा, भावात्मक पक्ष में। इस प्रकार से आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया मुख्यतः कितनी जो है क्रियाएं होती हैं। तो इसमें दोस्तों आपकी 5 क्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग या तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है दोस्तों, तो इसमें आपका छात्र प्रोफाइल बनती है, आपको पता होगा। छात्र प्रोफाइल में ही जो है छात्रों के जो विवरण होते हैं, उनकी उपलब्धियां, कार्य, यानी कि जो जो उसने किया है अपने छात्र जीवन में, सब कुछ उस फाइल में लिखा हुआ होता है। हम देखेंगे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि आप बच्चे के बारे में पता करें, क्या आप उसको नियंत्रक करेंगे या फिर संकेतक या केंद्रक, यह तो इससे तो आप पता ही नहीं लगा सकते। आप उसका मापन करेंगे, आप मापक करेंगे उसका, तभी आपको पता लग सकेगा। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो दोस्तों क्रियात्मक शोध का क्या होगा, क्रियात्मक शोध क्या है, हमारी समस्या और हल भी हमारा, यह जो कथन है दोस्तों, यह ही क्रियात्मक शोध कहलाता है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता नहीं है, विशेषता होती है। तो देखिए होती है, तो इसमें देखिए इसमें है कि क्रियात्मक शोध की विशेषता, तो समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। इसमें जो समस्याएं होती हैं अनुभवजन्य होती हैं, उन्हीं को हम अनुभव के द्वारा ही हम सॉल्व करते हैं। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है। तो दोस्तों क्रियात्मक शोध का जो संपादन होता है वह आपका 6 चरण में होता है। क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता है? परिव्यक्ति। इसमें देखिए गुणवत्ता आएगी, समय और मूल्यांकन सभी कुछ आएगा, परंतु दोस्तों इसमें परिव्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाएगा दोस्तों? क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या संकल्पना कहलाएगा, या पूर्व हल कहलाएगा, या फिर पूर्व उत्तर, या फिर दोस्तों परिकल्पना। तो दोस्तों आपका परिकल्पना इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए यह 2017 में पूछा गया है, तो इसको हम समष्टि कहते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिए इसमें आपका पूछा गया है कि नहीं आता है, तो दोस्तों नहीं की बात की जाए तो इसमें देखिए क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत साक्षात्कार या फिर प्रश्नावली या अवलोकन सब कुछ आएगा, परंतु दोस्तों प्रत्यक्षण आपका इसमें नहीं आएगा। अगला प्रश्न है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है, देखिए कैसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह पूछा भी गया है, तो यह कथन है रॉस का। अगला प्रश्न हम देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न है आपका कि देखिए फिर प्रश्न रिपीट हुआ है कि व्यापक मूल्यांकन द्वारा हम मूल्यांकन किया जाता है, तो किसका करते हैं हम? नैतिक मूल्यों का या फिर केवल संप्राप्ति का, या इसमें देखिए आपको अगर व्यापक की जहाँ पे बात की जाए तो वहाँ आपके पूरे व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। फिर देखते हैं हम दोस्तों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है किससे है दोस्तों? अभी देखिए क्या पूछा गया था कि ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग मूल्यांकन का कौन से पक्ष हैं। तो इसमें दोस्तों अब पूछा गया आपसे कि मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष है ज्ञान है या फिर बोध है या फिर अनुप्रयोग है। तो इसमें दोस्तों उपयुक्त सभी यानी कि ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग सभी को संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह 2017 में सेकंड पेपर में पूछा गया है। सतत मूल्यांकन कहलाता है, देखिए अब व्यापक मूल्यांकन समझ गए, आपके पूरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है, सतत मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन कहलाएगा। सतत मूल्यांकन की बात की जाए तो दोस्तों सतत मूल्यांकन क्या होता है इसको ध्यान से देखिए। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन आपका सतत मूल्यांकन है। सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन आपका सतत मूल्यांकन है। नित्य प्रतिक्रिया यानी कि जो आपके साप्ताहिक टेस्ट होते हैं उसका मूल्यांकन किया जाने वाला सतत मूल्यांकन है। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। अब व्यापक मूल्यांकन की बात की जाए तो उसमें आपके व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न हम समझेंगे कि यह कथन किसका है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। किसका कथन है? तो यह कथन आपका ग्रीन का है, यानी कि उस कैसे पता करें कि जो शिक्षक शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है बच्चा या नहीं कर रहा है। तो यह जो है ग्रीन का कथन है। विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं, कैसे होते हैं? तो दोस्तों यह देखिए प्रायोगिक मूल्यांकन वाले विषय होते हैं। देखिए आपको कैसे घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले में पूछा गया था कि प्रायोगिक मूल्यांकन वाले विषय कौन से होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि विज्ञान, भूगोल और कृषि विषय कौन से होते हैं। वहाँ पे आपका देखिए यह ऑप्शन दिए गए थे आपके लिए, अब ऑप्शन देकर प्रश्न पूछा है। इस प्रकार से आपको विचलित नहीं होना है। आप बता देंगे कि सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले हैं, क्योंकि विज्ञान, भूगोल, कृषि में हम प्रैक्टिकली तो करते हैं। अगला प्रश्न हम समझेंगे कि उत्तम परीक्षण की विशेषता है। उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या है? वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता, सभी कुछ यानी कि उपयुक्त सभी आपका सही आंसर होगा। रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है, तो रचनात्मक मूल्यांकन में क्या किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आपका बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन इसमें आप करते हैं। भावात्मक पक्ष क्या कहलाता है? तो देखिए बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन, बच्चों की संवेगों से संबंधित और मनोवृत्तियों से संबंधित। जहाँ पे दोस्तों आपको रुचि, संवेग और मनोवृत्तियाँ देखें
वहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे आपके कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है भावात्मक पक्ष सामने आ जाएगा। भावात्मक पक्ष आपके सामने होगा, आप इसमें विचलित नहीं होना है। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया। देखिए ब्लूप्रिंट क्या है। तो दोस्तों ब्लूप्रिंट की अगर बात की जाए तो यह कब काम में आता है। ये ब्लूप्रिंट का प्रयोग उपचारात्मक शिक्षण से होता है, या फिर नवाचार से होता है, या फिर प्रश्न पत्र निर्माण से होता है, या क्रियात्मक शोध से होता है। तो दोस्तों ब्लूप्रिंट का प्रयोग आपके प्रश्न पत्र निर्माण से होता है, इसको आप कभी मत भूलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 2017 में पूछा गया है। इसी के क्रम में हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। अब देखिए निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न कौन कौन से हैं। उदाहरणात्मक प्रश्न आपके निबंधात्मक परीक्षण कहलाएंगे। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो नहीं है समय की मितव्ययता है, और फलांग की सुगमता है, पाठ्यक्रम की व्यापकता इसमें नहीं होगा। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समस्या हमारी और हल भी हमारा, यह लक्ष्य है। तो यह लक्ष्य किसका है दोस्तों, तो क्रियात्मक शोध का है, इसको ध्यान रखिए। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। तो शैक्षिक मूल्यांकन का क्या अंग है दोस्तों, अधिगम अनुभव शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। यह 2018 में पूछा गया प्रश्न है। परिकल्पना होती है। तो दोस्तों देखिए परिकल्पना क्या होती है, आप इसको समझिए। परिकल्पना समस्या समाधान का पूर्व अनुमान, या फिर समाधान के बाद का अनुमान, या शोध के मध्य का अनुमान। तो दोस्तों परिकल्पना आपके जो समाधान का पूर्व का अनुमान होता है उसी को हम परिकल्पना कहते हैं। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो मापन का जो सामान्य सिद्धांत है वह जो है गणित से संबंधित है। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृति और नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो मापन क्या है दोस्तों, जो आपके स्वीकृत नियम होते हैं उसी के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करते हैं, उसी को हम मापन कहते हैं। यह कथन किसका है, तो एस स्टीवेंस का यह कथन है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्यों के अंग हैं। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अंग कौन से हैं, बालक या समाज या विषय वस्तु। तो देखिए इसमें आपका उपयुक्त सभी आपका शैक्षिक मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। अगला प्रश्न है कि बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाले क्षेत्र हैं। यानी दोस्तों बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें आप कह देंगे कि ज्ञानात्मक क्षेत्र भी होता है, भावात्मक भी होता है, क्रियात्मक होता है। अब देखिए ज्ञानात्मक जहाँ आप जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं और परिपक्व होते हैं। भावात्मक होते हैं आप रुचि, इंटरेस्ट और मनोवृत्ति। फिर देखिए क्रियात्मक होते हैं आप प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकल करके, एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, वैसी को हम क्रियात्मक क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। तो दोस्तों देखिए बौद्धिक योग्यता में तो देखिए अनुवाद होना चाहिए, विवेचन, अनुप्रयोग सब कुछ होना चाहिए, वाग विस्तार इसमें नहीं होना चाहिए। पर देखिए अगला प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। तो उपचारात्मक हमने आपको क्या बताया था कि उपचारात्मक क्या होगा, बच्चों की त्रुटियों को दूर करना। और दोस्तों यदि आप त्रुटियों को पहचान पाते हैं कि बच्चों को यह जो है समस्या है इस टॉपिक पर, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, निदानात्मक कहेंगे। उसको हम निदानात्मक जो है शिक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रोज का कथन है। तो दोस्तों रोज का कथन क्या है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यही जो है रोज का कथन है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टीफन एम कोरी ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था। तो दोस्तों इसमें उन्होंने क्रियात्मक शोध का जो है अनुसंधान का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है। तो क्या है दोस्तों कि केवल शिक्षकों को है, या शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को, या शिक्षक प्रधानाध्यापक छात्रों सभी को, या फिर शिक्षक प्रधानाध्यापक तथा बीएसए तथा सभी को। तो दोस्तों इसमें आपका सभी को हो जाएगा। शिक्षक भी कर सकता है क्रियात्मक शोध, प्रधानाध्यापक भी कर सकता है, छात्र या बीएसए सभी कुछ इसमें कर सकता है। क्रियात्मक शोध में शोधनकर्ता होता है। तो शोधनकर्ता कौन होगा, देखिए यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें आपका उत्पादक व उपभोक्ता दोनों ही जो है क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। तो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, स्टीफन एम कोरे, जो कि देखिए पूछे गए प्रश्न है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको ध्यान से पढ़िए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब से हुआ। तो दोस्तों आप कह दें कि 2009 से ही सतत और व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ। अगला प्रश्न हम समझेंगे दोस्तों कि अगला प्रश्न है कि रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया है। 60 अंक प्राप्त करना क्या है। तो दोस्तों यह आपका मापन कहलाएगा, और दोस्तों यह जो है आपका सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लू टैक्सोनॉमी
विकसित हुई थी। तो दोस्तों यह टैक्सोनॉमी जो है 1956 में विकसित हुई थी। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है। तो दोस्तों देखिए आप जो है इसको देखते हैं, इसमें कुछ बाकी के ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। दोस्तों बाकी की प्रश्न जो भी हैं, जितने भी मैं एकत्रित कर पाता हूँ आपके लिए मैं लाऊंगा। और दोस्तों यह आपके शैक्षिक मूल्यांकन की जो है 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं, और वह वीडियो जो है आपकी प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न नाम से जो है प्लेलिस्ट है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। उसकी लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। दोस्तों उन वीडियो को जरूर देखना, और यह वीडियो को पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत जो है मेहनत करता हूँ, और जो है इन प्रश्नों को ढूंढता हूँ आपके लिए, और वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों आपकी लाइक बनता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।